कहते हैं कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन कभी कभी इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से भी ऊपर उठ जाता है। ये कहानी है प्रिया की, उस 22 साल की लड़की की जिसे दुनिया भिखारी कहती थी। लेकिन 4 अनाथ बच्चों के लिए वह भगवान से कम नहीं थी। उसके पास न घर था, न दौलत, फटे हुए कपड़ों और खाली पेट के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अमीरों के महलों में भी नहीं मिलती। वह चमक थी ममता की, निस्वार्थ प्रेम की। मुंबई की एक व्यस्त सड़क के किनारे फ्लाईओवर के नीचे प्रिया का छोटा सा संसार बसता था। इस संसार में थे 9 साल का सोनू, जो खुद को घर का बड़ा मानता था, 7 साल की मीरा, जिसकी हंसी में प्रिया अपनी सारी थकान भूल जाती थी, और 5 साल का टिंकू, जो हर पल प्रिया की साड़ी का पल्लू पकड़े रहता था। चौथा था 2 साल का बबलू, जो अभी बोलना भी ठीक से नहीं सीखा था। यह चारों बच्चे उसके अपने नहीं थे। किसी को कचरे के ढेर के पास मिला था, तो किसी को बस स्टॉप पर रोता हुआ। प्रिया ने उन्हें उठाया, अपनी भूखी आत्मा का निवाला उन्हें खिलाया और अपनी टूटी हुई झोपड़ी में उन्हें पनाह दी। वो दिन भर पास के मंदिर में फूल बेचती या लोगों के दिए हुए छोटे मोटे काम करती, ताकि रात में इन 4 मासूमों का पेट भर सके। वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन बच्चों की थाली कभी खाली नहीं रहने देती। एक दिन भरी दोपहर में, जब ट्रैफिक अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक अजय मेहरा अपनी चमचमाती कार में बैठा था। उसकी दुनिया कांच की दीवारों के पीछे थी, जहां बाहर की गरीबी और लाचारी का शोर नहीं पहुंचता था। तभी उसकी नज़र फ्लाईओवर के नीचे बैठी प्रिया और उसके बच्चों पर पड़ी। उनके मैले कुचैले कपड़े और सूखी रोटियां खाते देख अजय के चेहरे पर एक घृणा का भाव आया। उसने अपने ड्राइवर से कहा, देखो कैसे यह लोग बच्चों को ढाल बनाकर भीख मांगते हैं। देश की सारी गंदगी इन्हीं लोगों की वजह से है। तभी छोटी सी मीरा उम्मीद भरी आंखों से एक मोगरा का फूल लेकर उसकी गाड़ी की तरफ दौड़ी। साहब, फूल ले लो, भगवान आपका भला करेगा। अजय ने उसे अनदेखा करते हुए अपनी खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ, उसने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी चलाने का इशारा किया। कार के पहियों से उछला कीचड़ वाला पानी सीधा मीरा के कपड़ों पर जा गिरा। बच्ची डर कर रोने लगी। प्रिया दौड़कर आई, उसे गले से लगाया और अपने पल्लू से उसका चेहरा पोंछा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खामोश दर्द था। अजय मेहरा ने अपनी कार के शीशे से यह सब देखा, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ। वह नहीं जानता था कि जिस इंसानियत को उसने आज कीचड़ में सना छोड़ दिया था, वही इंसानियत एक दिन उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। उस रात जब अजय मेहरा अपने आलीशान बंगले में एक बड़ी बिजनेस डील का जश्न मना रहा था, फ्लाईओवर के नीचे तेज बारिश ने प्रिया की छोटी सी दुनिया में तबाही मचा दी थी। चारों तरफ महंगी शराब और झूठी हंसी का शोर था, लेकिन अजय के दिल में एक गहरा सन्नाटा पसरा था। उसकी नज़र अपने स्टडी रूम में रखी एक तस्वीर पर गई। उसमें उसकी पत्नी नेहा और उसका 5 साल का बेटा आरव मुस्कुरा रहे थे। 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट ने नेहा को उससे छीन लिया था, और उसी हादसे में उसका बेटा आरव कहीं लापता हो गया था। पुलिस ने मान लिया था कि वह भी मर गया, लेकिन अजय का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उस दिन के बाद से उसकी हंसी, उसकी इंसानियत, सब कुछ खत्म हो गया था। वो पैसे की दुनिया में इतना डूब गया कि उसे किसी के आंसू दिखाई नहीं देते थे। अस्पताल की ऊंची और जगमगाती इमारत प्रिया जैसी गरीब के लिए किसी मंदिर की तरह थी, जहां भगवान तो बसते थे, लेकिन दर्शन सिर्फ पैसे वालों को मिलते थे। भीगे हुए कपड़ों में गोद में तपते हुए टिंकू को लिए वह कांपते हुए अंदर घुसी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा, जैसे कोई कीड़ा संगमरमर के फर्श पर रेंग आया हो। क्या चाहिए? यह भिखारियों का अड्डा नहीं है। उसकी आवाज में जहर घुला था। प्रिया ने अपनी मुट्ठी में भीगे हुए सिक्के काउंटर पर रख दिए। उसकी आवाज में एक मां की बेबसी थी। बहन जी, मेरा बच्चा मर रहा है, इसे डॉक्टर को दिखा दो। मेरे पास बस यही है, बाकी मैं जो कहोगी वो काम करके चुका दूंगी। रिसेप्शनिस्ट ने उन सिक्कों को ऐसे देखा जैसे वो कूड़ा हो, और जोर से हंस पड़ी। इतने में तो यहाँ की पर्ची भी नहीं बनती। जाओ, किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, यहाँ इलाज के लिए पैसे लगते हैं, दुआएं नहीं। गार्ड उसे बाहर धकेलने लगे, लेकिन प्रिया एक चट्टान की तरह वहीं जम गई। वो जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी।
कोई तो भगवान का वास्ता देकर मेरे बच्चे को बचा लो, मैं इसे यहाँ से मरने के लिए वापस नहीं ले जाऊंगी। उसका रोना और चीखना अस्पताल की खामोशी में गूंजने लगा। लोग इकट्ठा होने लगे। अस्पताल की बदनामी के डर से मैनेजर मिस्टर वर्मा वहां पहुंचे। वह एक चापलूस और नियमों का पक्का आदमी था, जिसके लिए इंसान की जान से ज्यादा अस्पताल की प्रतिष्ठा कीमती थी। उसने गार्ड्स को सख्ती से आदेश दिया, इस औरत को और इसके बच्चे को उठाकर बाहर फेंको। हमारे अस्पताल का माहौल खराब कर रही है। गार्ड जैसे ही प्रिया की तरफ बढ़े, अस्पताल के मुख्य दरवाजे से अजय मेहरा बाहर निकला। वह अपने किसी विदेशी क्लाइंट से मिलकर लौट रहा था और इस हंगामे को देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने मिस्टर वर्मा से गुस्से में पूछा, यह सब क्या तमाशा है? एक भिखारी को संभालने की औकात नहीं है तुम्हारी? उसकी आवाज सुनकर प्रिया ने मुड़कर देखा। ये वही अमीर आदमी था। एक पल के लिए उसकी आंखों में निराशा आई, लेकिन दूसरे ही पल एक मां की ममता ने उसे हिम्मत दी। वो गार्ड्स को झटक कर अजय मेहरा के पैरों में गिर पड़ी। उसने उसके जूते पकड़ लिए और बिलखते हुए बोली, मालिक, आप ही इस अस्पताल के भगवान हैं। मैं आपको पहचानती हूं। मेरी मदद करो साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। इसके बदले मेरी पूरी जिंदगी ले लो, मुझे अपना गुलाम बना लो, पर इसके सांसों की भीख दे दो। अजय ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसके पैर नहीं छोड़े। उसकी गोद में पड़े बच्चे का चेहरा अब भी उसकी साड़ी में छिपा हुआ था। अजय को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हुई। तमाशा खत्म करने के लिए उसने नफरत भरे स्वर में वर्मा से कहा, इसे किसी जूनियर डॉक्टर को दिखा दो और जो भी खर्चा हो मेरी सैलरी से काट लेना, और आइंदा ऐसी गंदगी अस्पताल के अंदर नहीं दिखनी चाहिए। अजय यह कहकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया, यह महसूस किए बिना कि उसने अनजाने में अपनी ही खोई हुई जिंदगी को बचाने का एक छोटा सा मौका दिया था। वो नहीं जानता था कि जिस बच्चे को वो गंदगी समझ रहा था, वो उसी का खून था, जिसके सीने पर ठीक वैसा ही जन्म का निशान था जैसा उसके लापता बेटे आरव के सीने पर था। अजय के आदेश के बाद नर्सों ने प्रिया के हाथ से टिंकू को लगभग छीन लिया और उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गई। प्रिया को बाहर ही रोक दिया गया। वह कांच के दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश करती रही। उसकी हर सांस टिंकू के लिए एक दुआ बन गई थी। एक युवा डॉक्टर डॉ रेहान ने बच्चे की जांच शुरू की। जैसे ही उसने बच्चे के शरीर से गीले कपड़े हटाए, उसकी नज़र बच्चे के सीने पर बने एक छोटे से तारे के आकार के जन्म निशान पर पड़ी। निशान देखकर उसे कुछ याद आया, लेकिन वह तुरंत बच्चे के इलाज में लग गया। टिंकू की हालत गंभीर थी। उसे निमोनिया हो गया था और अगर कुछ देर और हो जाती तो उसे बचाना नामुमकिन था। घंटों तक प्रिया अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठी रही। उसकी आंखें एक पल के लिए भी बंद नहीं हुईं। सोनू और मीरा डर कर उसके पास सिमटे हुए थे। सुबह होने पर डॉक्टर रेहान बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा बच्चा अब खतरे से बाहर है। हमने उसे दवा दे दी है और उसे अभी कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर रेहान ने उसे उठाया और कहा, यह मेरा फर्ज था, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? यह बच्चा तुम्हारा अपना है। प्रिया एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसे टिंकू एक बस स्टॉप पर मिला था और तब से वही उसकी माँ है। ये सुनकर डॉ रेहान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसे याद आया कि 6 साल पहले जब वो इसी अस्पताल में इंटर्न था, तब शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन अजय मेहरा का परिवार एक हादसे का शिकार हुआ था। उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और उनका 5 साल का बेटा आरव, जिसके सीने पर ठीक ऐसा ही तारे का निशान था, लापता हो गया था। उसे शक हुआ, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कह सकता था। इसी बीच अस्पताल का मैनेजर मिस्टर वर्मा, जो अजय मेहरा की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था, ने घिनौनी योजना बनाई। उसे पता चल गया था कि अजय ने बच्चे के इलाज का खर्चा अपनी सैलरी से काटने को कहा है। उसने सोचा कि अगर वह इस भिखारी औरत से इलाज के बदले कुछ और वसूल ले तो उसकी जेब भी गर्म हो जाएगी और मालिक भी खुश रहेगा। उसने प्रिया को अपने केबिन में बुलाया और एक झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे बच्चे का बिल बहुत ज्यादा आया है। मालिक ने तो सिर्फ थोड़ी मदद की है, बाकी के पैसे कहाँ से दोगी? प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया।
साहब, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। वर्मा ने अपनी आंखों में मक्कारी भरते हुए कहा। एक रास्ता है। अस्पताल में एक अमीर जोड़ा है जिनकी कोई औलाद नहीं है। वो एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। अगर तुम अपना बच्चा उन्हें दे दो तो वो तुम्हारा सारा कर्ज चुका देंगे और तुम्हें इतने पैसे देंगे कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। सोच लो, तुम्हारे बच्चे को एक अमीर घर मिलेगा, अच्छी परवरिश मिलेगी, यहाँ तुम्हारे साथ रहकर वो भी भिखारी ही बनेगा। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बच्चे के लिए वो अभी अभी मौत से लड़कर आई थी, उसी को बेचने का सौदा किया जा रहा था। मिस्टर वर्मा के शब्द प्रिया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। उसने उस मक्कार आदमी की आंख में देखा और उसकी आवाज, जो अब तक बेबसी से कांप रही थी, एक शेरनी की दहाड़ में बदल गई। क्या कहा तुमने? मैं अपने बच्चे को बेच दूं? साहब, पेट की आग बुझाने के लिए मैं भीख मांगती हूँ। जमीर बेचकर रोटियां नहीं खाती। वो मेरी जान है, मेरा बेटा है, कोई बाजार में बिकने वाला सामान नहीं। मैं जिंदगी भर सड़कों पर भीख मांग लूंगी, लेकिन अपने बच्चे का सौदा कभी नहीं करूंगी। उसकी आंखों में जलती हुई आग देखकर वर्मा तिलमिला गया। उसका अहंकार चोट खा गया। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, बड़ी आई ममता वाली। जब बिल चुकाने की औकात नहीं है तो मां बनने का शौक क्यों चढ़ा था? सुन ले, अगर कल सुबह तक तुमने पूरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम पर बच्चा चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर करवा दूंगा और इन चारों बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दूंगा। वहां ये सड़ते रहेंगे, लेकिन कम से कम मेरे अस्पताल की बदनामी तो नहीं होगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। या तो पैसे लेकर इज्जत से बच्चे को दे दे, या फिर जेल जाने और बच्चों से हमेशा के लिए बिछड़ने के लिए तैयार हो जा। ये धमकी सुनकर प्रिया का सारा साहस टूट गया। वो बेजान सी होकर जमीन पर गिर पड़ी। जिस कानून और समाज से वो हमेशा डरती आई थी, आज वही उसकी मातृत्व को निकलने के लिए खड़ा था। उसे वर्मा की केबिन से बाहर निकाल दिया गया। वो वापस इमरजेंसी वार्ड के बाहर कांच की दीवार से लगकर बैठ गई। अंदर टिंकू शांति से सो रहा था, इस बात से अनजान कि बाहर उसकी माँ की दुनिया उजड़ रही थी। प्रिया के आंसू सूख चुके थे। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक गहरा डर और खालीपन था। वो भाग जाना चाहती थी। इन बच्चों को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाना चाहती थी जहां कोई अमीर आदमी अपनी दौलत से उसकी ममता को खरीदने की कोशिश न करे। लेकिन टिंकू अभी बहुत कमजोर था। इसी दौरान डॉक्टर रेहान, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, ने मिस्टर वर्मा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। वर्मा कह रहा था, सौदा पक्का समझो, औरत मान जाएगी, कल सुबह बच्चा तुम्हारे हवाले होगा, बस तुम मोटी रकम तैयार रखना। डॉक्टर रेहान का माथा ठनका। उसका शक यकीन में बदलने लगा। उसे समझ आ गया कि यहाँ एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सौदा हो रहा है। उसकी इंसानियत ने उसे झकझोर दिया। उसने फैसला किया कि वो इस अन्याय को नहीं होने देगा। वो चुपचाप अस्पताल की रिकॉर्ड लैब में गया। उसने अजय मेहरा की पुरानी मेडिकल फाइल निकाली और टिंकू के ब्लड सैंपल के साथ उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी नौकरी जा सकती थी, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी के आगे उसे अपने करियर की कोई परवाह नहीं थी। अब सब कुछ उस रिपोर्ट पर टिका था जो अगली सुबह आने वाली थी। पूरी रात प्रिया एक पल भी सो नहीं पाई। ये धमकी सुनकर प्रिया का सारा साहस टूट गया। वो बेजान सी होकर जमीन पर गिर पड़ी। जिस कानून और समाज से वो हमेशा डरती आई थी, आज वही उसकी मातृत्व को निकलने के लिए खड़ा था। उसे वर्मा की केबिन से बाहर निकाल दिया गया। वो वापस इमरजेंसी वार्ड के बाहर कांच की दीवार से लगकर बैठ गई। अंदर टिंकू शांति से सो रहा था, इस बात से अनजान कि बाहर उसकी माँ की दुनिया उजड़ रही थी। प्रिया के आंसू सूख चुके थे। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक गहरा डर और खालीपन था। वो भाग जाना चाहती थी। इन बच्चों को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाना चाहती थी जहां कोई अमीर आदमी अपनी दौलत से उसकी ममता को खरीदने की कोशिश न करे। लेकिन टिंकू अभी बहुत कमजोर था। इसी दौरान डॉक्टर रेहान, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, ने मिस्टर वर्मा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। वर्मा कह रहा था, सौदा पक्का समझो, औरत मान जाएगी, कल सुबह बच्चा तुम्हारे हवाले होगा, बस तुम मोटी रकम तैयार रखना। डॉक्टर रेहान का माथा ठनका। उसका शक यकीन में बदलने लगा। उसे समझ आ गया कि यहाँ एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सौदा हो रहा है। उसकी इंसानियत ने उसे झकझोर दिया। उसने फैसला किया कि वो इस अन्याय को नहीं होने देगा। वो चुपचाप अस्पताल की रिकॉर्ड लैब में गया। उसने अजय मेहरा की पुरानी मेडिकल फाइल निकाली और टिंकू के ब्लड सैंपल के साथ उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी नौकरी जा सकती थी, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी के आगे उसे अपने करियर की कोई परवाह नहीं थी। अब सब कुछ उस रिपोर्ट पर टिका था जो अगली सुबह आने वाली थी। पूरी रात प्रिया एक पल भी सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बस मिस्टर वर्मा के धमकी भरे शब्द गूंज रहे थे। जेल, अनाथ आश्रम, हमेशा के लिए बिछड़ना।
वो अस्पताल के गलियारे में बैठी सोनू और मीरा के मासूम चेहरों को देखती, जो एक दूसरे से सट कर सो रहे थे, और फिर कांच के पार उस नन्ही सी जान को देखती, जिसके लिए उसकी पूरी दुनिया दांव पर लगी थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या भाग जाना ही एकमात्र रास्ता है? लेकिन टिंकू की हालत अभी भी नाजुक थी। वो उसे इस हालत में लेकर कहाँ जाते? क्या उसे वर्मा की बात मान लेनी चाहिए? ये ख्याल आते ही उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। नहीं, वो अपनी ममता का सौदा नहीं कर सकती, चाहे उसे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सुबह की पहली किरण के साथ ही मिस्टर वर्मा किसी यमदूत की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। तो क्या फैसला किया तुमने, अक्लमंदी का या बेवकूफ़ी का? प्रिया धीरे से उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द चट्टान की तरह मजबूत थे। मैं अपने बच्चे का सौदा नहीं करूंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। अगर भगवान ने उसे मेरी गोद में डाला है तो वही उसकी रक्षा भी करेगा। वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब तू सड़ जेल में और तेरे ये बच्चे सड़ेंगे अनाथ आश्रम में। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और साथ ही उस अमीर जोड़े को भी बुला लिया जो बच्चा खरीदने के लिए तैयार बैठे थे। आधे घंटे के अंदर अस्पताल का गलियारा एक तमाशे के मैदान में बदल गया। 2 पुलिस वाले प्रिया से ऐसे सवाल कर रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ी अपराधी हो। वो अमीर औरत टिंकू को देखकर कह रही थी, कितना प्यारा बच्चा है, बस अब ये हमारा हो जाएगा। सोनू और मीरा डर के मारे प्रिया से चिपक गए थे। बबलू रोने लगा। पुलिस ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी। चलो हमारे साथ थाने, वही बताना कि ये बच्चा कहाँ से चुराया है। प्रिया ने आखिरी बार बेबसी से टिंकू की तरफ देखा। उसे लगा जैसे आज अच्छाई हार गई थी, इंसानियत मर गई थी और पैसे की ताकत जीत गई थी। लेकिन कहते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान कोई खिड़की खोल देता है। जैसे ही पुलिस वाले प्रिया को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े, एक तेज आवाज ने सबको रोक दिया। रुकिए! सबने मुड़कर देखा। सामने डॉक्टर रेहान खड़े थे। उनके हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। उन्होंने सीधे मिस्टर वर्मा की आंखों में देखते हुए कहा, इस औरत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसका और इसके बच्चों का असली गुनहगार तो कोई और है और मेरे पास उसका सबूत है। उन्होंने वो लिफाफा हवा में लहराया, जिसमें सिर्फ एक डीएनए रिपोर्ट नहीं, बल्कि अजय मेहरा के खोए हुए अतीत और प्रिया के बेदाग मातृत्व का फैसला बंद था। डॉक्टर रेहान की आवाज उस गलियारे में तोप के गोले की तरह फटी। सब लोग, पुलिस वाले, मिस्टर वर्मा और वो अमीर जोड़ा, सब हैरान होकर उसे देखने लगे। मिस्टर वर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहा है? तू एक मामूली डॉक्टर होकर मेरे काम में दखल देगा? कौन है गुनहगार? गुनहगार वो है जिसने एक माँ की ममता का सौदा करने की कोशिश की। डॉक्टर रेहान ने सीधे वर्मा की आंखों में झांकते हुए कहा, मेरे पास इस बात का सबूत है कि आपने इस औरत को बच्चा बेचने के लिए धमकाया। मैंने आपको कल रात फोन पर सौदा करते हुए सुना था। ये सुनकर पुलिस वालों के भी कान खड़े हो गए। अमीर जोड़े ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश करने लगे। वर्मा चिल्लाया, ये झूठ बोल रहा है। ये इस भिखारी औरत के साथ मिला हुआ है। इसे नौकरी से निकालने का डर है, इसलिए ये मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूं या सच, इसका फैसला तो अस्पताल के मालिक अजय मेहरा ही करेंगे, डॉक्टर रेहान ने आत्मविश्वास से कहा। उन्हें यहाँ बुलाइए। इस बच्चे का मामला अब सिर्फ एक भिखारी के बच्चे का नहीं रहा। ये मामला मेहरा परिवार की इज्जत से जुड़ गया है। मेहरा परिवार का नाम सुनते ही वर्मा कांप गया। उसने अजय को फोन करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन डॉक्टर रेहान ने अपने फोन से अजय मेहरा को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ से अजय की गुस्सैल आवाज आई, क्या है? मैंने कहा था ना कि उस मामले को खत्म करो। सर, मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी शुरू हुआ है। अगर आप 5 मिनट में यहाँ नहीं आए तो आप अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए खो देंगे, और इसकी खबर कल शहर के हर अखबार में होगी। डॉक्टर रेहान की आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी कि अजय चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। 10 मिनट के अंदर अजय मेहरा तूफान की तरह अस्पताल पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। उसने डॉक्टर रेहान को घूरते हुए कहा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बुलाने की? एक भिखारी के लिए तुमने मेरा इतना समय बर्बाद किया। सर, ये भिखारी नहीं, एक माँ है। और ये बच्चा, ये कोई आम बच्चा नहीं है, डॉक्टर रेहान ने शांति से कहा। उसने लिफाफा खोला और एक रिपोर्ट निकाली। सर, क्या आपको याद है कि आपके बेटे आरव के सीने पर एक जन्म निशान था? आरव का नाम सुनते ही अजय के दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसकी आंखों के सामने 6 साल पुराना वो दर्दनाक मंजर घूम गया। उसकी आवाज भर गई। हाँ, एक तारे के आकार का निशान था। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर रेहान ने नर्स को इशारा किया। नर्स ने धीरे से सो रहे टिंकू के ऊपर से चादर हटाई और उसकी कमीज का बटन खोला। बच्चे के सीने पर ठीक उसके दिल के ऊपर एक छोटा सा तारे के आकार का निशान चमक रहा था। अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कांपते हुए कदमों से बच्चे की तरफ बढ़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर रेहान ने डीएनए रिपोर्ट उसके सामने कर दी। सर, ये डीएनए रिपोर्ट है। ये बच्चा कोई और नहीं, आपका खोया हुआ बेटा आरव है। ये शब्द अजय के कानों में पड़े और जैसे पूरी दुनिया घूम गई। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। जिस बच्चे को उसने गंदगी कहा था, जिस औरत को उसने भिखारी कहकर दुत्कारा था, वो उसी के खून का रखवाला निकली थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि लावा बह रहा था, पश्चाताप का, अपराध बोध का और सालों के दबे हुए दर्द का लावा। उसने एक नज़र अपने बेटे पर डाली और फिर उन आंखों में देखा जिन्होंने उसके बेटे को माँ की ममता दी थी। वो प्रिया थी, जो चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। और उसकी आंखों में न कोई लालच था, न कोई शिकायत, सिर्फ एक माँ की पीड़ा थी। अजय मेहरा के लिए वो पल किसी फैसले के दिन से कम नहीं था। उसकी सारी दौलत, सारा गुरूर, सारा अहंकार प्रिया के खामोश आंखों के सामने धूल में मिल गया था। वो जमीन पर बैठा अपने बेटे को देख रहा था, जिसे उसने कुछ घंटे पहले ही अपनी दुनिया से बाहर फेंक दिया था। उसके कानों में अपने ही शब्द गूंज रहे थे, गंदगी, भिखारी, देश की गंदगी इन्हीं लोगों की वजह से है। हर शब्द एक नुकीले कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा, किसी बच्चे की तरह जो अपनी सबसे कीमती चीज खोकर वापस पा लेता है, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को हमेशा के लिए बदल देता है। उसने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे के गाल को छुआ। 6 साल की लंबी जुदाई का दर्द उसकी आंखों से बह निकला। फिर उसने अपनी नम आंखें उठाकर प्रिया को देखा। उसे प्रिया के फटे हुए कपड़ों में एक देवी नजर आ रही थी, जिसके आंचल ने उसके बेटे को मौत के मुंह से बचाया था। वो घिसटता हुआ प्रिया के पैरों के पास पहुंचा और अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की आत्मा की पुकार थी। मैं अंधा हो गया था, दौलत के नशे में मुझे इंसानियत दिखाई नहीं दी। तुमने मेरे बेटे को वो प्यार दिया जो शायद मैं उसे कभी नहीं दे पाता। तुम भिखारी नहीं, तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो दिल है जो मेरे जैसे करोड़पतियों के पास भी नहीं होता। प्रिया चुपचाप खड़ी रोती रही। उसकी खुशी और डर आपस में उलझ गए थे। उसे अपना टिंकू वापस मिल गया था, लेकिन क्या अब वो हमेशा के लिए उसे छिन जाएगा? उसने धीरे से अजय को उठाया और कांपते हुए होठों से कहा, साहब, ये मेरा टिंकू है, मैंने इसे पाला है। उसकी आवाज में एक अधिकार नहीं बल्कि एक माँ का डर था जो अपने बच्चे को खोने से डर रही थी। अजय ने उसके इस डर को महसूस कर लिया। उसने प्रिया के हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा, हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है, हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैंने सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन तुमने इसे जिंदगी दी है। तुमने इसे माँ दी है। एक जन्म देने वाला बाप पालने वाली माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। तभी उसकी नज़र मिस्टर वर्मा पर पड़ी, जो डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। अजय का सारा दुख एक पल में ज्वालामुखी जैसे गुस्से में बदल गया। वो उठा और वर्मा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक माँ से उसके बच्चे का सौदा करने की? तू इंसान है या जानवर? उसने पुलिस को आदेश दिया। इंस्पेक्टर, इस आदमी को गिरफ्तार करो। इस पर बच्चा बेचने की कोशिश करने और धोखाधड़ी का केस लगाओ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ाए। पुलिस ने तुरंत वर्मा को हथकड़ी पहना दी। अजय ने फिर प्रिया की तरफ देखा और पहली बार उसकी नज़र सोनू, मीरा और बबलू पर पड़ी, जो डरे सहमे प्रिया के पीछे छिपे हुए थे। अजय उनके पास गया, घुटनों पर बैठा और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, तुमने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं पाला, तुमने इन 3 मासूमों को भी पनाह दी। आज से ये चारों मेरे बच्चे हैं और तुम इन बच्चों की माँ हो।
एक माँ की जगह सड़कों पर नहीं, घर में होती है। मेरे साथ मेरे घर चलो। वो घर अब सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसने प्रिया की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जिस समाज ने उसे हमेशा ठुकराया था, आज वही समाज उसे सबसे ऊंचा दर्जा दे रहा था। अजय का आलीशान बंगला किसी महल जैसा था, जिसकी ऊंची दीवारों ने शहर के शोर और गरीबी को बाहर ही रोक रखा था। प्रिया ने जब पहली बार उस घर में कदम रखा तो उसके पैर कांप गए। जिस संगमरमर के फर्श पर चलने से वो अस्पताल में डर रही थी, आज वो उसी जैसे फर्श पर खड़ी थी। लेकिन अब वो एक भिखारी नहीं, बल्कि उस घर की आत्मा बनकर आई थी। सोनू और मीरा की आंखें आश्चर्य से फटी हुई थीं। उन्होंने कभी नरम सोफे, रंग बिरंगे खिलौने और इतना बड़ा बगीचा नहीं देखा था। टिंकू यानी आरव अपने पिता के पास सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार अपनी माँ प्रिया को ही ढूंढ रही थीं। बबलू ने पहली बार इतने सारे रंग देखे। कुछ दिन बीत गए। अजय ने बच्चों को दुनिया की हर खुशी दी, महंगे कपड़े, अच्छे स्कूल में दाखिला, हर तरह का आराम। लेकिन वो जानता था कि इन बच्चों को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो थी माँ का प्यार, और वो प्यार सिर्फ प्रिया ही दे सकती थी। एक शाम जब बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, अजय प्रिया के पास आया। वो एक कोने में चुपचाप बैठी अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। अजय ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें और बच्चों को यहाँ लाकर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुमने इस घर पर एहसान किया है। तुमने मुझे मेरे बेटे से ही नहीं, मेरी खोई हुई इंसानियत से भी मिलाया है। ये घर, ये दौलत, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों का मोह नहीं है। उसने कुछ कानूनी कागजात प्रिया के सामने रखे। मैंने सोनू, मीरा और बबलू को कानूनी तौर पर गोद ले लिया है। आज से वो भी मेरे बच्चे हैं। आरव के भाई बहन और तुम इन चारों की माँ हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें पत्नी का नाम देकर इस रिश्ते को कोई सामाजिक बंधन नहीं देना चाहता, क्योंकि माँ का दर्जा हर रिश्ते से ऊपर होता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा इन बच्चों की माँ बनकर, इस घर की मालकिन बनकर यहीं जीवन भर रहो। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये बेबसी के नहीं, बल्कि सम्मान और खुशी के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से कागजात छुए और कहा, मुझे ये महल नहीं चाहिए साहब, मुझे बस मेरे बच्चों के सिर पर एक छत और उनके लिए आपका प्यार चाहिए। वो हमेशा मेरे बच्चे रहेंगे और मैं हमेशा उनकी माँ। समय बीतता गया। अजय मेहरा अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा। उसने प्रिया के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला जो शहर के हजारों बेघर बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का जिम्मा उठाता था। वो अब सौदों की नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की कीमत समझने लगा था। प्रिया ने उस घर को एक मंदिर बना दिया था, जहां दौलत की नहीं, बल्कि प्रेम और संस्कारों की पूजा होती थी। उसने बच्चों को कभी ये भूलने नहीं दिया कि वो कहाँ से आए थे, ताकि वो हमेशा जमीन से जुड़े रहें और दूसरों के दर्द को समझ सके। उस दिन फ्लाईओवर के नीचे कीचड़ में सनी इंसानियत ने एक करोड़पति के महल को घर बना दिया था। दुनिया की नज़रों में प्रिया एक भिखारी से रानी बन गई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो हमेशा से एक रानी थी, ममता की, त्याग की और अच्छाई की रानी। क्योंकि असली दौलत तिजोरियों में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है जो दूसरों के लिए धड़कता है। कई साल बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो सोनू ने एक दिन प्रिया से पूछा, माँ, आपने हमें सड़क से उठाया था ना? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी दी थी। मीरा ने डॉक्टर बनने का फैसला किया ताकि कोई माँ अपने बच्चे को खोने के दर्द से न गुजरे। बबलू ने इंजीनियर बनकर पुल बनाए ताकि कोई फ्लाईओवर के नीचे कोई झोपड़ी न बनानी पड़े। और आरव यानी टिंकू ने अपने पिता के साथ मिलकर ट्रस्ट को और बड़ा किया। लेकिन घर में सबसे बड़ा फैसला हमेशा प्रिया का होता था, क्योंकि वहां माँ का दर्जा सबसे ऊपर था। एक दिन अजय ने प्रिया से कहा, आज मुझे लगता है कि मैंने जो खोया था उससे कहीं ज्यादा पा लिया है। प्रिया ने हंसकर कहा, साहब, आपने कुछ नहीं खोया था, बस भटक गए थे, और भटके हुए को रास्ता दिखाना माँ का काम होता है। ये कहानी मुंबई के चकाचौंध भरी गलियों से निकलकर पूरे देश में फैल गई। लोग इसे सुनकर रोते थे और अपने अंदर की इंसानियत को जगाते थे, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सबक था कि प्यार और ममता किसी कीमत पर नहीं बिकती, और जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है वही असली अमीर होता है।